नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी टापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में साहित्य, निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें एकांकी के पाठों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम एकांकी के पाठों का विवेचन कर रहे हैं। तो आज की जो एकांकी है वो पाठ 3 है और बीमार का इलाज। ठीक है, इस एकांकी का नाम है बीमार का इलाज और एकांकीकार है इसके उदयशंकर भट्ट जी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा उदयशंकर भट्ट जी के बारे में, पंडित उदयशंकर भट्ट जी है, वे भी सामाजिक नाटककार है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने दीपदान एकांकी पढ़ी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। आज हम लेते हैं पंडित उदयशंकर भट्ट जी के द्वारा रचित बीमार का इलाज, जो उदयशंकर भट्ट जी के द्वारा लिखे हुए। चलो थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं उदयशंकर भट्ट जी का। ये पृष्ठ संख्या 14 पर है प्यारे विद्यार्थियों आपकी पुस्तक में। उनका जो ये सामाजिक नाटककार है उदयशंकर भट्ट जी, उनका प्रथम एकांकी संग्रह जो था वो प्यारे विद्यार्थियों अभिनव एकांकी, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। उदयशंकर भट्ट जी का जो पहला जो एकांकी जो संग्रह प्रकाशित हुआ 1940 में अभिनव एकांकी के नाम से हुआ। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रहसन आदि उनके जो है अन्य एकांकी संकलन है। ये सब एकांकी संकलन है और इन्होंने अपने एकांकी में जो वर्तमान समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं और उनके संघर्षों का, उन्होंने कुरीतियों का, धर्माडंबरों का, अनाचार, अंधविश्वास, आर्थिक कष्टों का चित्रण है वो अपनी एकांकियों में किया है। तो मूल बात यह है कि इनकी एकांकियों में आपको समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली विविध समस्याओं के बारे में, उनके संघर्षों, कुरीतियों, धर्माडंबरों, अनाचार, अंधविश्वास और आर्थिक कष्टों का चित्रण किया गया है। उन्होंने अपनी नाटक रचना का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सदुपदेश देना भी स्वीकार किया, यानी उनके एकांकी या नाटकों में जो है आपकी हंसी मजाक तो होता ही है, मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ सदुपदेश भी दिया गया है। एकांकी नाटक जो है लिखते समय मेरी प्रवृत्ति जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही। स्वयं एकांकीकार उदयशंकर भट्ट जी कहते हैं कि मेरी एकांकी जो लिखने की समय जो मेरी प्रवृत्ति है वो जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही है। मैं जीवन का विश्लेषण करता हूँ और मैं मानता हूँ, एकांकीकार जो उदयशंकर भट्ट जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि नाटक में जो है केवल मनोरंजन ही नहीं है, वह उसके साथ जीवन का वर्णन भी है। ये कौन कहते हैं, ये किसके विचार हैं? उदयशंकर भट्ट जी के, कि मैं मानता हूँ कि नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं होता, उसके साथ जीवन वर्णन भी होता है। आपके प्रहसन कटु व्यंग्य न होकर के निर्मल हास्य के उदाहरण है। आपके द्वारा जो लिखे हुए प्रहसन या नाटक हैं वो थोड़ी कटु, उसमें व्यंग्य नहीं है बल्कि निर्मल हास्य के उदाहरण माने जाते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने इनके बारे में कहा है कि वे प्राचीन संस्कारों का आदर्श लेकर के नवीन यथार्थ के प्रति जागरूक रहे। प्राचीन संस्कारों का आदर्श भी रखा और नवीन जो यथार्थ है, नई जो वास्तविकता है उसके प्रति भी जागरूक रहे। मानव के प्रति सहज निष्ठा, जीवन के प्रति सच्चा अनुराग और उस निष्ठा तथा अनुराग को मूर्त रूप देने की लगन, ये उदयशंकर भट्ट जी में थी, पंडित जी में थी। भट्ट जी ने रेडियो तथा रंगमंच दोनों के लिए एकांकी लिखे। ध्यान रखना है, उदयशंकर भट्ट जी ने रेडियो के लिए और रंगमंच दोनों के लिए एकांकी लिखे हैं। और भट्ट जी के सबसे बड़ी देन ये है भाव नाट्य। इन्होंने भाव नाट्य जो है एक नई विधा है, वो नई परंपरा जो है लिखी। भट्ट जी ने अपने चरित्रों के बारे में भी लिखा है कि मेरे जो नाटकों के चरित्र होते हैं उनके अनुसार घटनाएं होती है, चरित्र के अनुसार ही घटनाएं होती है, घटनाओं के अनुसार चरित्र नहीं होते। मेरे जो नाटक है वो नाटकों में चरित्र के अनुसार घटनाएं होती हैं, न कि घटनाओं के अनुसार चरित्र होते हैं। और मेरे जो सामाजिक और हास्य मूलक जो नाटकों के पात्र या तो मेरे मित्र हैं या फिर वे लोग जिन्हें मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। उन्होंने जो हास्य मूलक जो नाटक है, जो सामाजिक विषमताओं को लेकर के उजागर किए गए हों, सामाजिक विषमताओं को जो है प्रदर्शित किए गए हो, उद्घाटित किए गए हो, ऐसे जो सामाजिक हास्य मूलक जो नाटक है उनके पात्र या तो मेरे मित्र होते हैं
या फिर वे लोग जो मैं बहुत नज़दीक से उनको जानता हूँ। वे सभी पात्र परिचित हैं, जाने सुने हैं, उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमियाँ, कुरूपताएं वो खुलकर व्यक्त हुई है। और लोग घर में चाय पीते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो मैंने उन्हें और उनकी पत्नियों को और उनकी बहनों को, उनकी माँओं को अपने नाटक में पात्र बनाया। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि उदय शंकर भट्ट जी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान जो नाटक है या एकांकी है, उनमें जो पात्र है वो अपने घर के आसपास के ही हैं और उन घर के आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार से बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी पत्नियां कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी माँ बहन कैसे व्यवहार करती है, तो उन्हीं को लेकर के जो एकांकिया नाटक है वो उन पात्रों में बनाया है। बीमार का इलाज। अब बीमार का इलाज जो है इसका प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या बात है देखिए। सामाजिक समस्याओं पर हृदय स्पर्शी एकांकी लिखने वाले उदय शंकर भट्ट जी का बीमार का इलाज एक प्रतिनिधि एकांकी है और इस एकांकी में भट्ट जी ने हमारी मानसिकता का बड़ा तार्किक वर्णन किया है। यहाँ पर इस एकांकी में हमारी मानसिकता का बड़ा तार्किक वर्णन किया है, तर्क के साथ तार्किक वर्णन है वो किया है बीमार का इलाज में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और स्वभाव में हम कुछ न जानते हुए भी सर्वज्ञ बनने का प्रयास, हमारा स्वभाव ऐसा होता है, मानव का स्वभाव है कि है सब ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। ये मानव का स्वभाव है, सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानता हूँ। किसी से भी पूछ लो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं, ऐसा स्वभाव है। अपनी रुचियों को दूसरे पर थोपते हैं हम, अपनी रुचियाँ होती है, हमारे जो रुचियाँ होती हैं उनको हम दूसरों पर थोपते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। इस प्रकार से दूसरों को थोपने का काम हम करते हैं। विभिन्न बीमारियों के विषय में भी हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। लोग तो बीमारियों तक में अपना नज़रिया, अपना दवाइयाँ, औषधियाँ व्यक्त करते हैं भाव। वहीं इसकी दृष्टि में पूर्ण है कि वो जो कहता है बस मेरी दृष्टि में मैं ही पूर्ण हूँ, मेरा इलाज सबसे श्रेष्ठ है। बनते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं हम। भले ही हम स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप देख लो, आप किसी को कह दो कि मेरे आज तबीयत खराब है, मेरा सर दर्द हो रहा है या डॉक्टर ने बताया टाइफाइड हो गया है, तब आपको सामने वाला बहुत सारी दवाइयाँ, इलाज बता देगा, उपचार बता देगा, फ्री में इलाज बता देगा। और वो कहेगा कि मेरे वाला कर लो, मैं जो इलाज बता रहा हूँ एकदम पक्का इलाज है, ऐसे बोलेगा। राय जरूर देते हैं, उपचार जरूर बताते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में अपने एवरी मैन इज़ डॉक्टर, एवरी मैन इज़ लॉयर, ठीक है, एवरी मैन इज़ काउंसलर, सब सलाहकार है, कोई डॉक्टर है, सब हम अपने आप में सब पूर्ण मानते हैं। तो ऐसा यहाँ पर स्थिति है, चाहे भले स्वास्थ्य विज्ञान का हम कह भी ना पढ़े। इस एकांकी में एक परिवार है और उसमें एक कांति नामक मित्र है जो विनोद, गांव कांति का मित्र विनोद, एक परिवार की कथा यहाँ पर कहानी है। और उसमें कांति का मित्र विनोद, वह गांव घूमने की गरज से वहाँ पर आता है, किंतु आते ही उसे बुखार हो जाता है। कांति गांव जाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे वहाँ उस कार्य से बुलाया गया है। कांति होम्योपैथ डॉक्टर नानक चंद को दिखाने का सुझाव देते हैं। नानक चंद डॉक्टर है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। तो चंद्रकांत जो कांति चंद का पिता है वह डॉक्टर गुप्ता को बुलाते हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर है। और माता सरस्वती मंदिर से पंडित जी को बुला करके विनोद का मार्जन कराती है, पूजा पाठ मंत्र इत्यादि करवाती है। अब अलग अलग लोग हैं, बेचारा आ तो गया वहाँ पर, अब उसकी दुर्दशा होगी यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से पंडित जी मंत्र की ताकत की बात करते हैं कि हमारे मंत्र में बहुत ताकत है, मैं मंत्रों से ठीक कर दूंगा। और इधर इसी समय डॉक्टर गुप्ता आ जाते हैं और विनोद को देखते हैं। तभी कांति की बहन शांति वो वैद्य हरिचंद को ले आती है कि वैद्य जी बहुत अच्छी दवाई देते हैं। और वे विनोद को देखते हैं। डॉक्टर गुप्ता के आने पर वे नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर को क्यों बुलाया, मैं हूँ ना, वैद्य जी की दवाई ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर चंद्रकांत वैद्य जी को मूर्ख मानते हैं, वो एलोपैथी में विश्वास करता है तो कोई आयुर्वेद में विश्वास कर रहा है। तो घर की नौकर है, घर का नौकर झाड़ फूंक द्वारा विनोद का इलाज कराने का प्रस्ताव देता है कि मेरे एक जानकार है ओझा जो झाड़ फूंक देता है, उससे इलाज ये ठीक हो जाएंगे। ओझा को बुलाने के लिए कहता है। इसी प्रकार के इसी तरह से तरह तरह के प्रयोग विनोद के साथ नए नए प्रयोग होते हैं। तो विनोद घबरा जाता है, वह किसी की दवा न लेने की बात कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे ही। घर वालों की हालत देखकर डॉक्टर कहता है कि इस घर के सभी लोग बीमार हैं,
तो इस प्रकार से बीमार का इलाज ये एकांकी हास्यात्मक हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। तो इस प्रकार से लेखक ने इसमें संदेश दिया है कि अज्ञान के आधार पर व्यर्थ के सुझाव से किसी का भला नहीं हो सकता। अज्ञान के आधार पर किसी को हम व्यर्थ में सुझाव देते हैं तो उससे किसी का भला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का ये मूल उद्देश्य है। चलिए पढ़ते हम। पृष्ठ संख्या जो है 49 है, 49 है। देखिए पहले हम पात्र परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इसमें आ गया है मूल पात्र परिचय तो मैंने बता दिया इसमें एकांकी के आधार पर। अब देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रकांता है वो आगरा का एक रईस है, बहुत पैसे वाला है, जो अंग्रेजी सभ्यता और रहन सहन का प्रेम है। वो अंग्रेजी सभ्यता को विश्वास करता है, कोट पैंट पहनता है और एलोपैथी का इलाज इत्यादि में विश्वास करता है, डॉक्टरों में। एकदम भारी भरकम है, थोड़ा मोटा ताजा शरीर से है। उम्र उसकी 45 वर्ष यहाँ पर रंगमंच पर है। ठीक है, इसको रंगमंच पर अगर दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे। इस प्रकार का पात्र है। आगरा का रईस है, पैसे वाला है, अंग्रेजी सभ्यता रहन सहन का प्रेमी है, एकदम भारी भरकम है, उम्र 45 साल है। कांति जो चंद्रकांत का बड़ा पुत्र है, कांति है ये चंद्रकांता नहीं है, चंद्रकांत है, क्षमा करना यहाँ गलत लिख दिया मैंने। चंद्रकांत का बड़ा बेटा कांति। ठीक है, उम्र उसकी 21-22 वर्ष है। और कांति का मित्र है विनोद। कांति का समवयस्क मित्र है, समवयस्क मैंने समान आयु वाला, यानी लगभग वो भी 20-21-22 वर्ष का ही है ये भी। तो विनोद और कांति दोनों दोस्त हैं। चंद्रकांत का बेटा है वो कांति है। ठीक है, शांति कौन है? कांति का छोटा भाई। शांति कांति का छोटा भाई है, जबकि यहाँ पर जो आया है वो बहन बता रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है। अब यहाँ शुरू में प्रारंभ में परिचय में इसको बताया जा रहा है, कांति का नाम से पता चलता है शायद बहन है। ठीक है, तो ये बहन है, यहाँ पर परिचय में प्रिंट किया हुआ है, कांति की बहन है। ठीक है, शांति। बाकी पाठ परिचय में लिखा हुआ है कांति का छोटा भाई है। देखते हैं आगे क्या है। सरस्वती कांति की माँ है। सरस्वती कौन है? कांति की माँ, चंद्रकांत की पत्नी। अपने पति से सर्वथा भिन्न है, यानी पति तो मोटा है तो ये दुबली पतली है। पुराने विचारों की है, वो नए विचारों के हैं। तो इस प्रकार से दोनों की नहीं बनती एक तरह से, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, विलोम है एक दूसरे के। ठीक है ना, पति मोटा है, वो पत्नी पतली है। वो नए विचारों का है, ये पुराने विचारों की है। ठीक है, तो सरस्वती माँ है किसकी? कांति की। और प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी है, उम्र 24 वर्ष की है। और अन्य और भी पात्र है, जो डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर नानकचंद जो कि होम्योपैथी डॉक्टर है, ये होम्योपैथी है। और ये एलोपैथी है। ठीक है, एलोपैथी है। वेद आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक वैद्य है ये। ठीक है, एक बूढ़ा नौकर है जो झाड़ फूक में विश्वास करता है। देखते हैं आगे। अब चलिए पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा दिखाया जा रहा है रंगमंच पर। आगरा का दृश्य है। कांति का पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला है। कोठी की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है, बहुत पैसे वाले हैं। सोफा सेट लगा हुआ है, कुर्सियां हैं, तिपाई है, इत्यादि वस्तुएं मौजूद है। नौकर पर निर्भर रहने वाला और रूढ़िवादी गृह स्वामी के कारण स्वच्छ और सलीके का अभाव है। ठीक है, नौकर है, घर में नौकर चाकर है, इसलिए खुद जो है इतने ज़्यादा स्वच्छता और सलीके से तरीके से नहीं रह पाते। दरी पर बिछी हुई चादर काफ़ी मैली है। और जिस समय का ये दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे। ध्यान रखना, ये दृश्य दिखाया जा रहा है सुबह 8 बजे का समय, ये सवेरे के 8 बजे का दृश्य है ये। देखते हैं क्या होता है इसमें। बहुत अच्छी है ये एकांकी बहुत अच्छा है ये। अब देखिए इसमें आगे ये बताया जा रहा है, कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा दिखाया जा रहा है। वह उसके गांव आता है, कांति के आते ही बीमार हो जाता है। अब बिस्तर पर लेटा, यानी उसी के घर है, कांति के घर पर। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया। ज्वर मैंने बुखार हो गया, लगभग 104 डिग्री का बुखार है। बड़ी काठी के होने के कारण वह लापरवाही से कभी उठ करके बैठ जाता है। बड़ी काठी दिलडोल अच्छा है उस विनोद का, तो कभी उठ करके टहलने लगता है। बुखार होने पर भी इधर उधर टहलता भी है
और उठ करके बैठ जाता है, सोता नहीं है। वह अपने भीतर से विचार निकाल देना चाहता है कि उसे ज्वर है। वह चाहता है कि मैं ये सोचूं ही नहीं कि मेरे बुखार है, फिर भी ज्वर की तेज़ी से बेचैनी कर देते हैं। यानी बुखार तो बुखार है, बुखार हो गए तो शरीर तो उसमें टूटने लग जाता है और वह लेट जाता है। कुछ देर बाद में कांति नाइट ड्रेस में, जो रात्रि में ड्रेस पहनी जाती है, आता है। कंधे पर तौलिया डाले हैं, चप्पलियाँ फटफटाता है, चप्पल जो है फटफटाता है, सीटी बजाता है और बाएं दरवाजे से कमरे में प्रवेश करता है, आता है। ये दृश्य वहाँ का दिखाया जा रहा है। सुबह का समय देखिए। कांति, हेलो विनोद, हेलो विनोद, कैसे हो? अम्मा, अभी तक चारपाई में चिपटे हो, 8 बज रहे हैं, क्या भूल गए? आज गाँव जाना है, तुम्हें पता नहीं आज गाँव जाएंगे हम। मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात दे दिया है यार। ऐसे बोलता है दोस्त से कि तुमने कुंभकर्ण के चाचा को भी मात दे दिया, इतनी नींद लेते हो। और वह पास जाकर के, क्या बात है, खैर तो है, ठीक तो हो? विनोद कहता है, रात न जाने क्यों बुखार हो गया, हाथ फैला कर देखो, ऐसे आगे हाथ करता, देखो तो मेरे बुखार हो गया रात को। तो कांति देह छूकर उसके शरीर को, ओहो, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है, बहुत तेज बुखार है तुझे तो, सारा शरीर जैसे कोयले की तरह जल रहा है। विनोद कहता, कम बकत बुखार कैसे बेमुखे पर आज हमका, मैं तो गाँव जाना चाहता था, पता नहीं कैसे ये आ गया बुखार। कांति, यार इस बुखार ने तो सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आगरा से छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कि कुछ दिन यहाँ घर में आनंद मौज करेंगे और फिर खूब गांव से सैर करेंगे, फिर तुम्हारे गांव चलेंगे। विनोद, मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है, ये छुट्टियाँ बेकार ही चली जाएगी। तो कांति कहता है, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, इस दशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूँ मैं भी न जाऊँ, पर जाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कल चाचा जी शायद मुकदमे के लिए बाहर चले जाएंगे, न जाने कब तक लौटेंगे। कहो तो मैं अकेला ही आऊँ, इफ़ यू डोंट माइंड। आप इस बात को अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, मैं चला जाऊँगा अभी। विनोद कहता, नहीं तुम हो आओ, कोई बात नहीं है, तुम अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है। तो तुम्हारे आग्रह करके बुलाया है तो जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं तो ज़्यादा से बुखार है, ठीक हो जाऊँगा। तो कांति कहता है, तुम्हें कोई तकलीफ़ न होगी, डॉक्टर आ जाएगा, पिता माता सभी तो है, मैं शाम को लौटने का यत्न करूँगा, प्रयास करूँगा, चिंता मत करना, डॉक्टर है, डॉक्टर आ जाएंगे घर पर तुम्हें देखने के लिए, चिंता मत करना। विनोद, नहीं मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, जाओ ना, तो कोई चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। इतने में कांति का पिता चंद्रकांत प्रवेश करता है। चंद्रकांत दूर से, किसको बुखार है बेटा कांति, किसको बुखार है? अरे कितनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए, धूप हो जाएगी। धूप, धूल और धुआं, ये तीन न सही तो आदमी के प्राण निकालने को काफ़ी है। ये धूप, धूल और धुआं, ये तीन जो है दो आदमी के, तीन न सही दो भी आदमी के प्राण निकालने को काफ़ी है। उस पर घोड़े की सवारी, कूदते बने न सीधे बन बैठते हैं। बुखार किसे हो गया बेटा, बताओ तो बुखार किसे हो गया है? तो कांति कहता, बाबूजी विनोद को रात बुखार हो गया, देह तवे की तरह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है। ऐसे में इसका जाना, डॉट लिखा हुआ है, इसका जाना मतलब ठीक नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। चंद्रकांत, हैं विनोद कैसे जा सकता है? और फिर फीवर बुखार, फीवर में ना बुखार कि फिर तो फीवर है, बुखार है। इफ़ यू डोंट माइंड का अर्थ हो गया यदि तुम बुरा ना मानो, तो ठीक है, यदि तुम बुरा ना मानो, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम बुरा ना मानो, ये शब्द आया था, तो इसका थोड़ा अर्थ नीचे लिखा हुआ है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फीवर बुखार, जंगल में आग की तरह उदंड, अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया, डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता, कि डॉक्टर भटनागर को नहीं बुलाऊंगा। प्रतिमा का केस खराब कर दिया था, बुखार उससे उतरता ही नहीं था और वह एकदम निकम्मा सिद्ध हुआ। हमें प्रतिमा को एक बार बुखार हो गया था, हमारी बेटी को, तो उससे बुखार ठीक नहीं हुआ था उस डॉक्टर से, भटनागर से, तो भटनागर तो नहीं बुलाएंगे। वैसे पूछो तो उस बेचारे का कसूर नहीं था, दवा तो उसने एक से एक बढ़िया दी थी, पर इससे क्या, बुखार तो नहीं उतरा। टाइफाइड को छोड़कर चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो, उसे कुछ न कुछ तो उतरना ही चाहिए। डॉक्टर गुप्ता से आते ही उतर गया, डॉक्टर गुप्ता ने तो आते ही उतार दिया। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर है,
गुप्ता को बुलाओ। सुखिया, ओ सुखिया, जो नौकर है ना सुखिया, ओ सुखिया जाओ, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को बुला ला। कहना वह कांति के मित्र है ना, जो प्रयाग से आए, इलाहाबाद से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है, जरा चलकर देख लीजिए। बाबूजी ने कहा है। बेटा मान गया मैं तो। इस प्रकार से डॉक्टर को बुलाने के लिए सुखिया को भेजते हैं, डॉक्टर गुप्ता को। तो कांति कहते हैं, डॉक्टर भटनागर ने मेरा फेत कभी नहीं रहा, मेरा भी डॉक्टर भटनागर में इतना जो है फेत नहीं था बाबूजी, लेकिन डॉक्टर नानकचंद भी कम नहीं है। ये कांति भी कुछ अजीब है। कांति कहता है डॉक्टर नानकचंद को बुला लेते हैं, जो होम्योपैथी डॉक्टर है, वो कम नहीं है। विनोद को उसे दिखाने ही अच्छा होगा। न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो होम्योपैथी अच्छा लगता है। चंद्रकांत कमरे में टहलते हुए, मेरे बच्चे तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है? बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है? अरे होम्योपैथिक भी कोई इलाज है? चॉकलेट या मीठी मीठी गोलियां न दी, होम्योपैथी की दवा दे दी। याद रखो, बड़ों की बात गांठ बांध लो। जब इलाज करो तो एलोपैथिक डॉक्टर का इलाज करो। कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तब को तन को ताप। यानी कड़वी दवाई, भेषज में न दवाई, कड़वी औषधि बिना पिए तन का ताप वो नहीं मिट सकता। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, कहते क्यों नहीं? विनोद बेटा चलो चलो कहो तो एलोपैथी डॉक्टर का इलाज करवाऊंगा। विनोद कहता है जी। करवट बदलता है बेचारा, जी जी। इतने में चंद्रकांत कहता है, ये वैद्य हकीम क्या जाने, हरड़ बहेड़ा और शरबत 100 रुपये के पंडित है, बेचारे कुछ नहीं जानते। हरड़ बहेड़ा लाएंगे, शरबत 100 रुपये के पंडित है। तो कांति कहता है, मैं चाहता हूँ आप इस मामले में थोड़ा सा, कांति है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ आप इस मामले में, कहने का मतलब दखल अंदाजी मत करो। चंद्रकांत नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा, मैं जानता हूँ विनोद का भला इसी में, मुझे पता है विनोद इसी से ठीक होगा। मैं डॉक्टर अभी गुप्ता को बुलाता हूँ। तो सुखिया प्रवेश करता, सरकार वो बाबू आए हैं। चंद्रकांत, अबे कौन बाबू, नाम भी बताएगा या यूँ ही? चंद्रकांत कहता है, अबे कौन बाबू? सुखिया आकर के कहता है कि सरकार वो बाबू आए हैं। तो चंद्रकांत कहते हैं, अभी कौन बाबू, नाम भी बताएगा या यूँ ही? सुखिया, वहीं जो उस दिन रात को आए थे। चंद्रकांत कहता है, लो और सुनो, गधों से पाला पड़ा है। सुखिया, वह बाबू सरकार। चंद्रकांत, कह दे आता हूँ, और मैंने तुझे डॉक्टर के पास भेजा था, जल्दी आ गया, स्वयं भी चले आते। तो कांति, तुम घबराना मत, मैं डॉक्टर नानकचंद को बुला कर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, चलूं? अभी तो मुझे बाथरूम भी जाना है। और विनोद कहता, हाँ हाँ तुम जाओ, मैंने भी बुखार की परवाह नहीं की है। कांति, उतर जाएगा अपने आप, शाम तक लौटने की कोशिश करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है एकांकी आज मैं यहाँ तक ही ले रहा हूँ, 51 पृष्ठ तक। शेष वो आगे के वीडियो में लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। एकांकी बीमार का इलाज जो है उससे एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है। इससे आगे के पृष्ठों को हम आगे लेंगे। आज हम 51 पृष्ठ तक है वो पढ़े हैं। आगे शेष 52 पृष्ठ से 51 पृष्ठ तक हमने पढ़ लिया है। 52 पृष्ठ से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक प्रकार से पुनः हम देखेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।